हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था जो राजस्थान का उपवा तंत्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, दूसरा था बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करने वाली नदियाँ और तीसरा होगा उसका विभाग वह आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का उपवा तंत्र पढ़ लिया था। अब ओके, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में आंतरिक प्रवाह। इसका थर्ड पार्ट था आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह में उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका जल किसी भी मानव निर्मित या प्राकृतिक, जब बड़े जलाशय, महासागर आदि में इनका जल नहीं जाता, यह अपने बहाव क्षेत्र को निर्मित करके आगे जो रेत के टीले हैं उनमें विलुप्त हो जाती है और ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बन जाती है। इसमें आज हम पहली नदी को देखेंगे, घग्गर नदी। घग्गर नदी, जो घग्गर नदी है इसका उद्गम क्षेत्र है वह हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, जो शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं और जो हिमाचल राज्य है उसके अंतर्गत आती है। वहाँ पे कालका मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम है कालका मंदिर के पास, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश। यह हो गया इसका घग्गर नदी का उद्गम क्षेत्र। उसके पश्चात ये जो राजस्थान के 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है। यह नदी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर जो हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र है, टिब्बी के पास में आके ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह क्षेत्र पश्चिम दिशा की ओर है। हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में ये बहती है और ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास जो है, फोर्ट अब्बास, जो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास है वहाँ तक इसका प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान में इसका जो अपवाह तंत्र है वह सूखा हुआ है। ये वर्षाकालीन नदी है, किंतु अत्यधिक वर्षा होने पर कालांतर में इसका जल है वह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता था। अब इसमें हम देखते हैं कि हनुमानगढ़ का बटनेर इसी नदी के किनारे अवस्थित है और जो गंगानगर का सूरतगढ़ है ताप संयंत्र, वह जो सूरतगढ़ शहर है वह भी इसी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और जो पंजाब में सिंध प्रांत है, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है पंजाब प्रांत का, वहाँ का बहावल नगर, इस प्रकार यहाँ का हो गया सूरतगढ़ गंगानगर का, सूरतगढ़ कस्बा, हनुमानगढ़ का बटनेर और पाकिस्तान का बहावल नगर। इस प्रकार 3 मुख्य नगर इस नदी के किनारे अवस्थित हैं। इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। जो घग्गर नदी है इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो हो गया घग्गर नदी। अब इसके उपनामों में हम देखें घग्गर नदी के उपनाम, तो इसमें इसे मृत नदी भी बोलते हैं। मृत नदी, इसका एक नाम है द्वेषवती नदी, इसका प्राचीन नाम है ये द्वेषवती नदी। जो सरस्वती नदी कालीन युग था उसमें इस नदी घग्गर नदी को द्वेषवती नदी बोला जाता था। इसको नट नदी भी बोलते हैं।
इस नदी का एक उपनाम है राजस्थान का शोक। अब इसकी आकृति हम देखते हैं, जब मानचित्र में इसको प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये पूरब से पश्चिम की ओर अपवाहित होती है, और जब इसको खड़े हुए मानचित्र के आधार पर देखा जाए तो देखेंगे कि ये लेटी हुई आकृति में है। इस प्रकार इसको लेटी हुई नदी भी बोलते हैं, राजस्थान की एकमात्र लेटी हुई नदी। इस प्रकार ये इसके उपनाम हो गए। अब इसका जो बहाव क्षेत्र राजस्थान के एरिया में आता है, अर्थात गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, वहाँ पे इसके क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली प्रदेश कहा जाता है। ये हो गया इसका नाली प्रदेश। और इसी घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानीय भाषा में हकरा कहा जाता है। अब इसका जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, ये क्वेश्चन आता है इसमें कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वह इस नदी का जो तल है, पेटा है इस नदी का, उससे भी नीचे के स्तर पर अवस्थित है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वह घग्गर नदी के पेटे से भी नीचे के स्तर पर अवस्थित है, हनुमानगढ़ जंक्शन। जहाँ पर ये राजस्थान में टिब्बी में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के टिब्बी में, वहीं से थोड़ी दूर इस जल को रोक के तिलवाड़ा झील का निर्माण किया गया है। तिलवाड़ा झील। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी घग्गर नदी है, उसका अध्ययन पूरा हुआ। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, पहले नंबर पे हुई हमारी घग्गर नदी। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे हम रूपनगढ़। जो रूपनगढ़ नदी है वह अजमेर के किशनगढ़ के सलेमाबाद के पास से उद्गम स्थान है इसका। अजमेर जिला, किशनगढ़ तहसील, वहाँ का है सलेमाबाद। सलेमाबाद से इसका उद्गम होता है। उसके पश्चात यह जयपुर और नागौर और अजमेर 3 जिलों की सीमा पर अवस्थित सांभर झील है, उसमें इसका विलय हो जाता है। जो सांभर झील है उसमें ले जाकर ये अपना जल दक्षिण की तरफ से उसमें विसर्जित कर देती है। इस प्रकार ये हुई रूपनगढ़ नदी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे साबी नदी। जो साबी नदी है उसका उद्गम स्थल है जयपुर की जो सेवर की पहाड़ियां हैं, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर जिला। और इसका बहाव क्षेत्र के 2 जिले हैं, जयपुर जिला, उसके पश्चात है जयपुर के उत्तर पूर्व की दिशा से यहाँ पे, और अलवर, यहाँ पे फिर ये अलवर में अपवाहित होती है। जयपुर से ये उत्तर पूर्व की दिशा से अलवर के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे जयपुर के अंदर जोधपुरा सभ्यता विकसित थी। जोधपुरा सभ्यता, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि जिला जयपुर है और सभ्यता का नाम जोधपुर है। जो साबी नदी है उसके किनारे जयपुर जिले में जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। उसके पश्चात ये अलवर जिले में प्रवेश करके जो हरियाणा राज्य का गुड़गांव है, हरियाणा के गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव के पटौदी के पास जाके इसका विलय, यह आंतरिक प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है। जो साबी नदी है पटौदी में जाके, हरियाणा जिले के गुड़गांव के पटौदी में जाके ये आंतरिक प्रवाह की नदी बन जाती है। उसके पश्चात ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी
जो साबी नदी है वह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह अलवर को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम में वीकेंड के रूप में ये अलवर को 2 भागों में विभाजित करती है और पटौदी के पास में जाके इसका आंतरिक प्रवाह की ये नदी बन जाती है, विलुप्त हो जाती है। और जो रूपनगढ़ नदी है इसका उद्गम सलेमाबाद से होता है, अजमेर के, और सामर झील में जाके ये अपना जल विसर्जित कर देती है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं 4th पे कांकने नदी। कांकने नदी है उसका उद्गम जैसलमेर में होता है और ये जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। जो कांकने नदी है वह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका बहाव क्षेत्र 17 किलोमीटर में, मात्र 17 किलोमीटर में। इस प्रकार ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम होता है जैसलमेर के कोठारी गांव में। कोठारी गांव में होता है। उसके पश्चात ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और ये आगे 17 किलोमीटर की दूरी तय करके मीठा खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी के किनारे ही भुज झील का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात इस नदी पर भुज झील का निर्माण किया गया है। भुज झील का निर्माण हुआ है इस नदी किनारे। इस नदी के उपनाम है, इसे स्थानीय भाषा में वहां पे मसूरदी नदी कहते हैं। इसी को कांकनी नदी भी कहा जाता है। इस प्रकार इस नदी के 3 नाम हुए। यही एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षा काल में और पूरे वर्ष पर्यंत में अपना 3 रूपों में ये प्रवाहित होती है। यदि वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है तो यह 3 छोटी छोटी वितरिकाओं में यहाँ पे विभाजित हो जाती है। यदि वर्षा मध्यम स्तर पे होती है तो इसका जल भुज झील तक ही पहुंच पाता है और वहीं पे ये विलुप्त हो जाती है। उसके पश्चात ये आगे प्रवाहित नहीं होती। और यदि वर्षा ज़्यादा हो जाए तो यह पश्चिम की तरफ न मुड़ के सीधे उत्तर में चली जाती है और मीठा खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो इस प्रकार कांकने नदी का उद्गम कोठारी गांव में होता है और विलय इसका मीठा खाड़ी में हो जाता है और ये अपना जल महासागर तक नहीं पहुंचा पाती है। इस वजह से ये आंतरिक प्रवाह में गिनी जाती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकने नदी। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं 5th नंबर पे कातली नदी। जो कातली नदी है उसका उद्गम सीकर की जो हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं खंडेला की, वहाँ से होता है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। उसके पश्चात झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती हुई चूरू के राजगढ़ के पास जो रेत के टीले हैं उनमें विलुप्त हो जाती है। तो जो कातली नदी है उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ जो कि सीकर जिले में है। जो इस नदी का जो कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी प्रदेश कहते हैं। तोरावटी प्रदेश। जो कातली नदी है वह जो चूरू है, चूरू के राजगढ़ के पास जाके इसका विलय रेत के टीलों में हो जाता है। इसका कुल बहाव क्षेत्र है वह 100 किलोमीटर का है। कातली नदी का बहाव क्षेत्र 100 किलोमीटर का है। यह आंतरिक प्रवाह की नदियों में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से। इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जो घग्गर नदी है वह है अपने जो किलोमीटर एरिया और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जो घग्गर नदी है, किंतु कातली नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है।
वह केवल आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से वह 465 किलोमीटर एरिया है, वह पूरा उसका कैचमेंट एरिया है, तो इस वजह से वह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। किंतु जो काटली नदी वह पूर्ण बहाव जो वर्षाकालीन नदी है, जब वर्षा आती है तो पूरा ये 100 किलोमीटर का दायरा अपना कैच करती है, तो इस प्रकार से ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जो काटली नदी है। इसी नदी के किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता विकसित है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वह तोरावटी प्रदेश कहलाता है। 100 किलोमीटर का ये दायरा पूर्ण करती है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पे ये झुंझुनू जिले को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करती है। अब आगे की हम नदियां देखते हैं। 6 नंबर की रूपारेल नदी। जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम स्थल अलवर में है और ये भरतपुर तक प्रवाहित होती है। तो जो अलवर की थानागाजी तहसील है वहां पर है इसका उद्गम। उदयनाथ की पहाड़ियाँ जो कि थानागाजी में है। थानागाजी अलवर। जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम स्थान है उदयनाथ की पहाड़ियाँ जो थानागाजी अलवर में है। उसके पश्चात ये पूर्व दिशा की ओर अपवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व में भरतपुर में प्रवेश कर जाती है और भरतपुर में जो सीकरी बांध बनाया हुआ है वह इसका अंतिम छोर है। सीकरी बांध भरतपुर। भरतपुर के सीकरी बांध में जाकर ये अपना जल विसर्जित कर देती है। इस प्रकार इसका अपवाह क्षेत्र वह 2 जिलों में है, अलवर और भरतपुर। हम नेक्स्ट नदी देखते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम है जो जयपुर जिला है, वहां पे मनोहरपुर की पहाड़ियां हैं। मनोहरपुर की पहाड़ियां जो कि सातपुरा जयपुर के मध्य है। मनोहरपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है। उसके पश्चात उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर अपवाहित होते हुए सांबर झील में अपना जल विसर्जित करती है। इस प्रकार ये सारी नदियां हमारी आंतरिक प्रवाह की हो गई। इसमें पहला था घग्गर नदी जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अपवाहित होती है। उसके पश्चात रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, कांकनी नदी, मसूरदी जिसका उपनाम है कांकनी नदी भी से बोलते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा था कातली नदी। अब रूपारेल नदी जो कि अलवर से इसका उद्गम होता है और भरतपुर में जाके विलय हो जाता है। और मेंथा नदी जो कि मनोहरपुर जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर की सीमा पर ही जाके सांबर झील में इसका जल विलय हो जाता है। जो चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं, चूरू व बीकानेर, जहां पर कोई भी नदी अपवाहित नहीं होती है, किसी भी नदी का उद्गम क्षेत्र नहीं है ये चूरू और बीकानेर। अब जो ऋग्वेद था उसमें राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन मिलता है। उसमें एक थी सरस्वती नदी जो कालांतर में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। पश्चिम क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती थी, किंतु इसके अवशेष के रूप में अब घग्गर नदी बची है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही अपवाहित होती है, वर्षाकालीन नदी है। और दूसरी नदी मानी गई थी, जो दूसरी नदी है ऋग्वेद में जिसका वर्णन मिलता है वो है द्वेषवती नदी। यह नदी कालांतर में जयपुर जिले में अपवाहित होती थी और अब अवशेष के रूप में इसका अमानी शाह का नाला जो कि वर्तमान में जयपुर की
लाइफलाइन माना जाता है अमानी शाह का नाला। जो द्वेषवती नदी है वो कालांतर में जयपुर जिले में अपवाहित होती थी। अब जल की कमी की वजह से ये केवल एक छोटे नाले के रूप में रह गई है जो अमानी शाह का नाला है, और ये जयपुर को इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इस वजह से अमानी शाह नाला है वह जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा आज का आंतरिक प्रवाह का टॉपिक पूरा हुआ। हम मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।